इसी उम्मीद से आज ये दिन को भी याद करने की ज़रूरत है। हम महिलाएं एक एक करके बदला ले सकते हैं, बदलाव नहीं ला सकते हैं। जो कानून बने उनको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए हम लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा। चाहे वो किसी गली मोहल्ले की लड़कियाँ हों, चाहे वो स्कूल की लड़कियाँ हों, चाहे वो कॉलेज की लड़कियाँ हों, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाली महिला हों, चाहे किसी कॉलेज में सफाई कर्मचारी महिला हो, उनके साथ भी अत्याचार होता है, उनको कोई निकालने की कोशिश नहीं। न्याय की एक उम्मीद के लिए ऐसे कानूनों की मांग की महिलाओं ने महिलाओं के अलग अलग संगठन थे जो सड़कों पे उतरे थे। उस ठंड भरी दिनों में, रातों में काफ़ी महिलाएं रोडों पे थी और उनको भगाने की भी पुलिस इस व्यवस्था ने पूरी नाकाम कोशिश की थी। वाटर कैनन से उनको पानी से भिगाया जाता था दिसंबर की ठंड में। ये इतिहास मुझे इसलिए पता है क्योंकि सीनियर्स लोगों से मुझे ये बातचीत से पता चला। मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, 10 साल पहले की ये घटना थी। उस बात के बाद जब धीरे धीरे जब मैं इन चीज़ों पे बातचीत बढ़ी और मैंने बहुत सारी चीज़ों पे पहलकदमी लेना शुरू किया, ये साफ दिखाई देता है। कठुआ का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, या दिल्ली में गुड़ मंडी का मामला हो, या अलग अलग अभी 2 दिन पहले द्वारका जो केस का एसिड विक्टिम का मामला हो, तो ये व्यवस्था किस तरीके से इस चीज़ को पिरोती है वो हमें समझने की ज़रूरत है। और ये सब बातों को ध्यान से बात करने का मौका, ये कुछ समय में बात ख़त्म कर दी जाए, इस पूरे दिन की बात या पूरे पुराने चर्चा की बात उतने कम समय में नहीं हो पा सकती। जिस बात को अगर मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर हम देखें चिन्मय का केस देखें, उसमें जो पुलिस व्यवस्था एक पीड़िता की सुरक्षा के लिए लगना चाहिए, वो पुलिस व्यवस्था रेपिस्ट के सुरक्षा बल के लिए लगती है। या अभी गुजरात के 2002 के केस की अगर बात की जाए, बिल्किस बानो की, वो आरोपी रिहा हो रहे हैं, उनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं, माला पहनाई जा रही है, उनकी सुरक्षा, उनकी मतलब जश्न मनाया जा रहा है। तो ये दिखाई देता है यहाँ पर ये व्यवस्था एकदम असंवेदनशील दिखाई देती है। महिलाओं के विरोधी सरकार, खास तौर पे खुले तौर पे मैं कहूँगी महिला विरोधी सरकार है। एक महिला इस पीड़िता अगर कोई महिला जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है या रेप जैसी घटना हुई है, वो किस उम्मीद से आगे बात करेगी, किस उम्मीद से उस पुलिस व्यवस्था से उम्मीद रखेगी कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए। छोटे केसों से लेके बड़े केसों तक बात हो जाती है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ छेड़छाड़, जो मैंने एक कॉल किया पुलिस को कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि जो आदमी है वो मेरे को रेप करने की धमकी दे रहा है। ये हकीकत बात है जिसको मैंने पुलिस वालों को संपर्क किया कि आगे अगर कुछ होगा मैं आपको पहले से सूचित कर रही हूँ। फीमेल पुलिसकर्मी का ये जवाब था, आपके साथ रेप तो नहीं हुआ है ना, रेप हो तो बताना, हम शिकायत लिखें। ये दिखाई देता है हमें पुलिस व्यवस्था की। और ये दिल्ली में जो पढ़ी लिखी महिलाएं करने की कोशिशें करती है, उम्मीद करती हैं। हम देख रहे थे कि वहाँ तो महिला पुलिसकर्मी को ही वो झाड़ी में खींच कर लेके जा रहे थे बदमाश। देखिए, कल की खबर कहीं की भी महिलाओं, किसी भी एरिया की, मैं उन सब महिलाओं का वो करती हूँ। रेप तो देखो रेप है, चाहे किसी भी महिला का हो, ये गलत है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए कानून जो बनाएगा उस पर प्रावधान जिस तरीके के उस पर कानूनी तौर पे ज़मीनी स्तर पे काम होना बहुत ज़रूरी है। ये होता नहीं है, तभी ऐसी हरकतें बढ़ती जाती हैं और इन पे कोई रोकथाम नहीं दिखाई देता है और सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार मैं मानती हूँ। पहले से और ज़्यादा दिन प्रतिदिन हालात बदतर बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये घटनाएं हम देख रहे हैं, बिल्कुल बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से चिन्मय के केस में अगर बात करेंगे आप, विक्टिम के अभी गुड़ मंडी का ही, दिल्ली का ही, मैं दूर की बात है, गुड़ मंडी यहीं विश्वविद्यालय से बहुत नज़दीक वाला इलाका है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे गुड़ मंडी में एक घरेलू महिला थी, 17 साल की एक लड़की थी जो कि घरों में काम करने को मजबूर थी। पहली बात तो 18 साल से नीचे उसको काम करने में क्यों रखा गया। दूसरी बात, उस महिला को फांसी पे लगा दिया गया था उसके साथ रेप करके। पुलिस वालों ने ये एंगल बनाया कि इसने आत्महत्या की है। उसके साथ डॉक्टर भी जिम्मेदार था कि उनकी जो रिपोर्ट थी वो भी उसको बदल दिया गया। तो ये सिस्टम क्या कर रही है, यानी कि वो आरोपी को बचाने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि वो अमीर परिवार से था। ये अमीर और गरीब का भी आंकड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। बड़ी सी कोठी में वो लड़की, 17 साल की लड़की काम करती थी, जिसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना हुई। उसने इसका विरोध करना चाहा तो उसी रात में ही उसको मार दिया गया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। सुबह उसको कॉल किया गया, उसका परिवारजन सारे वहीं पर थाने के बाहर आ गए। अम्बेडकर चौक की बात है, वहाँ पर आ गए। अगली रात तक उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पुलिस ने उसको हटा दिया और रात में टायर के ऊपर रख के उसकी बॉडी जला दी गई। ये क्या दिखाई देता है? दिन में वो हिंदू परिवार से थे, हिंदू परिवार में अक्सर शाम ढलने के बाद डेड बॉडी मतलब अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और पुलिस वालों ने टायरों पे रख के उसको जला दिया गया। उसकी फुटेज भी कुछ वायरल हुई है और ऐसी उन्नाव के केस या दलित का जो केस था, वहाँ पे हाथरस का केस था, वो भी देखा जाता है। तो इस तरीके की हरकतें होती क्यों है? ये हिम्मत कहाँ से मिल रही है? पुलिस वाले इस तरीके की हरकत करने को
मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है, यानी कि ये दिखाई देता है सिस्टम का मामला है। कि निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा हो जाता है। जिस तरह से आप बता रही हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके लिए महिला संगठन भी सड़कों पर नहीं आते हैं। जो प्रगतिशील महिलाएं हैं, खासतौर से SC ST के जब मामले आते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत ना के बराबर आवाज़ उठती है। देखिए, महिला संगठन की आप बात करें, निर्भया के टाइम पे भी जब ये केस हुआ था, उससे पहले भी सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन CSW, आप पुराना उसका भी देखोगे, उसके फेसबुक पे भी, और कई लोग आए थे, तभी वो मांगे मानी गई थी। लेकिन मांगे मानने और कानून लागू करने में और ज़मीनी स्तर में उसको फॉलो करने में बहुत अंतर हो जाता है। वो जीत हुई थी महिला आंदोलनों की, महिला आंदोलन सड़कों पे थे, महिला संगठन सड़कों पे थे, इसीलिए वो मांगे मानी गई थी। और इन मांगों को बस फ़र्क ये है कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, ये सेंटर इसलिए बनाया गया था कि एक छत के नीचे वो विक्टिम है या पीड़िता है, उसको वहीं पे उसको इलाज मिले, वहीं पे उसको काउंसलर मिले, वहीं पे उसकी पीड़िता के लिए जो भी मुआवजा है वो मिले, वहीं उसकी सुरक्षा हो और वहीं पे उसको वकील मिले। ये कुछ 5-7 चीज़ें उसको एक ही छत के नीचे मिले। लेकिन होता क्या है, इलाज के लिए भी दर बर दर ठोकर खानी पड़ती है। बर्न हॉस्पिटल एक ही है सफदरजंग में, वहाँ से वहाँ रेफ़र किया जाता है, वहाँ से वहाँ रेफ़र किया, क्यों नहीं है? अलग अलग हर अस्पताल में सारी सुविधाएं क्यों नहीं है? ये तो सरकार के ऊपर है, ये सरकार क्यों नहीं देख रही है? दूसरी बात, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल रही है? पहाड़ी ये बलजीत नगर में एक 6 साल की लड़की का रेप हो, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी सरकार है। दूसरी बात, पुलिस व्यवस्था FIR क्यों नहीं लिख रही है? इसकी जिम्मेदार कौन है? पुलिस व्यवस्था है। तीसरी बात, CCTV कैमरा का जो दावे करती हैं या लाइटिंग की जो दावे करती है, रात में पुलिस चौकी जो अलग अलग एरिया में होने चाहिए, वहाँ पुलिस का बीट का कोई अफसर दिखाई नहीं देता। अभी कुछ समय पहले भी सीमापुरी की बात हुई थी, लगभग कुछ महीने हो गए, वहाँ पे भी नाइट में जो केस हुआ था पुलिस बीट वाला नहीं था। तो VVIP में जो पूरे दिल्ली में 27,000 पुलिसकर्मी हैं, पूरी दिल्ली में, ये आंकड़ा बता रही हूँ मैं, ये आप चेक कर लीजिएगा, पूरी दिल्ली में 27,000 पुलिसकर्मी हैं, सिर्फ 30,000 से ऊपर जो पुलिसकर्मी है वो तो VVIP की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की सुरक्षा में लगा हुआ है। तो आप ये सोचिए, पुलिसकर्मी जब दूसरे की सुरक्षा में लग रहे हैं, जो सिर्फ मात्र 1% अमीर लोग हैं, 1% अमीर लोग में 50% से ज़्यादा वो लोग लगा दे रहे हैं पुलिस की सुरक्षा, बाकी प्रतिशत जो 90% महिलाएं हैं या लोग हैं इलाके में रहते हैं, उनकी सुरक्षा का कौन जिम्मेदार है? लगता है जिस तरह से महिलाओं के साथ समाज में जो अपराध होता है उसके बाद सिस्टम सरकार की तरफ से भी जो है उन्हें हरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल होना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले NDMC की महिलाएं को, सफाई कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए थे फ़ोन में कि हमारे से सुपरवाइज़र पैसा ले रहा है, वो भी एक महिला है, विधवा महिलाएं हैं, अकेली घर में काम कमाने वाली हैं, बच्चों को पालना है, किसी की बूढ़ी माँ है उसको देख रहे हैं, किसी का पति हैंडीकैप है उसको देख रही है, मजबूर है। सफाई का काम कोई बड़ा काम नहीं है, लैट्रिन साफ़ करती हैं उन्हीं अफसरों की, उस पूरी बिल्डिंग को, इमारत को, 22 फ्लोर की जो बिल्डिंग है उसको साफ़ करती है, कोई आलीशान काम है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सफाई का काम करती है। उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और वो उनको काम से निकाल देगा। उन्होंने कारण पूछा क्यों निकाला, तो ठेकेदार कह रहे 10,000 रुपये देना, टेंडर बदल गया, आपको पैसा दोगे तभी आपको नौकरी पर रखें। उन महिलाओं ने सारी इस चीज़ की वीडियो बना रखी थी। अगले दिन जब वो वहाँ पे गई कि हमें नौकरी चाहिए, पुलिस वालों को बुला लिया NDMC की बिल्डिंग ने, और SHO ने सारा उठा के ऑर्डर देके उनको थाने में अरेस्ट करके ले गए। सुनिए, उसके बाद उनकी जो वीडियो थी फ़ोन में वो सब डिलीट करा दिया SHO ने। आप ये जानिए, ये SHO साहब है जो कनाट प्लेस में, उन्होंने वीडियो डिलीट करा दी कि जो सबूत जो मांगते हैं कि हमारे पास सबूत लाइए, हम शिकायत करेंगे, वहाँ पे तो सबूत हमारे डिलीट किए जा रहे हैं। किसके खिलाफ शिकायत करोगे आप? कितना आवाज़ लगाओगे, कितना बोलोगे? तो अकेले तो कुछ होने नहीं वाला। इसीलिए महिलाओं के आज जो 16 दिसंबर 10 साल हो गए निर्भया के, और जो हमारे पुराने 10 साल के इतिहास में जो काला दिन माना जाता रहा था, जिसको लेकर के महिलाएं इकट्ठा हुई थी, इसी उम्मीद से आज ये दिन को भी याद करने की ज़रूरत है। हम महिलाएं एक एक करके बदला ले सकते हैं, बदलाव नहीं ला सकते हैं। जो कानून बने उनको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए हम लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी गली मोहल्ले की लड़कियाँ हों, चाहे वो स्कूल की लड़कियाँ हों, चाहे वो कॉलेज की लड़कियाँ हों, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाली महिला हो, चाहे किसी कॉलेज में सफाई कर्मचारी महिला हो, उनके साथ भी अत्याचार होता है, उनको कोई निकालने की कोशिश नहीं करती। सरकार महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं, तो इनका कितना असर प्रभाव समाज में देखने को? देखिए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस सिस्टम में एक अगर माला है उसमें अलग अलग एक मोती है। उन मोतियों की बात करूँ तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और वहीं पे सुरक्षा, ये सारी जुड़ी हुई, और ये सभी अगर होंगी तो बहुत चीज़ों में सुधार होगा। पहली बात, अगर शिक्षा की बात की जाए, ऐसे दिल्ली जैसे शहर में अगर देखा जाए, लॉकडाउन में 60,000 से ज़्यादा हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। उसमें कितनी सारी लड़कियां थी जिनका स्कूल जाना बंद हो गया। स्कूल बंद हुआ तो नॉलेज नहीं मिलेगी,
और अगर पढ़ेंगी तभी तो इंडिपेंडेंट होने की उम्मीद होगी आगे। हायर एजुकेशन में ज़्यादातर लड़कियां कॉलेज में नहीं पहुंच पाती हैं। एक वर्ग है जो अमीर का है, जो वो पहुंच जाता है रेगुलर कॉलेज में, बाकी लड़कियां या मजबूरी में शादी हो गई है या ओपन से करने को मजबूर है। तो शिक्षा व्यवस्था की भी इसमें बहुत बड़ा दिखाई देता है कि सरकार हर जगह निजीकरण ला रही है, हर जगह सीटों की कटौती कर रही है। वहीं अगर रोज़गार की बात की जाए, रोज़गार में भी अगर महिलाओं के पास अपना रोज़गार होगा, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लाया जा रहा है, ठेका प्रथा किया जा रहा है। अगर वो बार बार लाया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जितना भी दिक्कतें होंगी वो नहीं कह पाएंगी खुले तौर पर महिलाएं। पक्की नौकरी होगी, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगी महिलाएं, तो कोई अपने आप में कुछ गलत होगा तो कहेंगी भी ना। दूसरी जगह स्वास्थ्य नहीं मिलता है, कुछ महिलाओं के साथ होता है तो उसको इलाज नहीं मिल पाता है। तीसरी जगह सुरक्षा नहीं है। ये चारों पांचों चीज़ों हमारी ज़रूरतें हैं। यही सरकार से उम्मीदें हम करते हुए हर बार दिल्ली में हो या पूरे भारत में हो, लोग इसी उम्मीद से वोट देते हैं, लेकिन वोट के बाद होता कुछ नहीं है, इधर से उधर किया जाता है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और अभी तक जितने भी आंदोलन महिलाओं के इतिहास में रहे हैं उन्होंने जीत भी हासिल की, और इसी उम्मीद से पुराने इतिहासकार, पुराने क्रांतिकारी महिलाओं से मैं ये प्रेरणा लेते हुए, जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान महिलाओं को दिया, जैसे कि क्लारा जेटकिन ने वोट का अधिकार दिया, वैसे ही अलग अलग पारुले ने हमें, जो पहली महिला वकील थी भारत की, उन्होंने हमें कई सारे अधिकार दिए। तो इन अधिकारों को याद करते हुए और इन महिलाओं से, जो क्रांतिकारी महिलाएं, उनसे प्रेरणा लेते हुए या इन केसेस से गुस्सा खाते हुए हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा कि कल को हमारे घर का दरवाज़ा ना खटखटा जाए, हमारे घर पे वो दस्तक ना हो कि हम भी पीड़िता के तौर पे लड़ते हुए नजर आए। इसीलिए उस चीज़ को हमें आज सभी महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। और यही एक 16 दिसंबर आज 2022 को मैं सभी लड़कियों को ये जज्बे के साथ कहूँगी कि आप एकजुट होंगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत कुछ कह पाओगे। आप एकजुट रहोगे तो बहुत कुछ करने की हिम्मत जुटा पाओगे। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।